वेलकम मयूर सर टू द माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सर। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए पीआर या मीडिया कोऑर्डिनेटर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? एक बार मार्केट में जाके पैसा कमा, तुझे पता चला पैसा कैसे कमाते हैं। लग गया दिल पे मुझे तो। अभी एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे मैं एक न्यूज़ चैनल भी चला रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर भी चला रहा हूँ सालों से, एक खुद की एम्पायर भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि नीड थी कुछ सीखने की, नीड थी पैसे की। विदाउट मेडिसिन, ऑपरेशन, सर्जरी मैं लोगों की बीमारियां ठीक करता हूं, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी, लीवर, बैक पेन, नी पेन, थायराइड, माइग्रेन, कोई भी बीमारी हो। मेरा इवेंट का भी चल रहा है, नवरात्रि वगैरह ऑर्गेनाइज कर। अच्छी मीडिया कवरेज, मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाने का चांस मिला तो वहाँ से सेलिब्रिटी के साथ कोऑर्डिनेट हुआ कि हमको लोगों को कुछ ऐसा यूनिक देना है जहाँ पे आके उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिले। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे आए घर पे। कोरोना की बात जो सबके लिए ख़राब पीरियड था, मेरे लिए तो बहुत ख़राब पीरियड था। तो ये जो आपका फील्ड है, मीडिया एजेंसी एंड पीआर मैनेजमेंट और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, ये फील्ड में अगर कोई आना चाहता है एज अ फ्रेशर और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कैसे कर सकता है? वेलकम मयूर सर टू द माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सर आप मुझे पहले ये बताइए, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए पीआर या मीडिया कोऑर्डिनेटर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जैसे मेरी सोच है, जैसे मेरा अकॉर्डिंग टू मी, पीआर और मीडिया जो है वो एक ऐसा मीडिएटर है जो कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी को अपने व्यूअर्स तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का बहुत अच्छा सा काम करता है। और वो वे भी एक ऐसा वे है कि जहाँ पे कोई भी एज अ व्यूअर्स और ऑडियंस अपने चाहिता जो सिलेक्टिव अपना जो जिसके भी फैन होते हैं, वो सेलिब्रिटी का पूरा डेटा अच्छे से वो कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी गहराइयों को माप भी सकते हैं कि वो सेलिब्रिटी जो है वो सेलिब्रिटी कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कितना स्ट्रगल किया हुआ है, उसने आगे क्या वर्क किया है, क्या करने वाला है, वो पूरा जान सकता है एज ए थ्रू मीडिया। ये आप परसेप्शन से बोल रहे हैं, किसकी ओर से बोल रहे हैं? नहीं, ये मेरी सोच है। अच्छा, आपकी सोच है ये। ओके, तो अगर किसी भी सेलिब्रिटीज के पास कोई पीआर एजेंसी नहीं है, हाँ, और ना ही उनके पास कोई मीडिया एजेंसी है, तो वो ग्रो नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि ग्रो के लिए नो डाउट। जैसे मैं आपको बात बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे एक्टर है जिसके बिहाइंड कोई बॉलीवुड का सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़े हैं। जैसे अक्षय कुमार ही ले लो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस कैन डिसाइड द रिजल्ट। यस, तो परफॉर्मेंस से बंदे का पहचान होती है, परफॉर्मेंस से नाम बनता है और परफॉर्मेंस से ही लोग उसको पहचानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, तो आपका जो एक्सपीरियंस है विद इन पीआर एंड मीडिया कवरेज एजेंसीज, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, एज अ सेलिब्रिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ? अभी मेरी जर्नी के बारे में कुछ बताऊंगा तो बहुत टिपिकल जर्नी है मेरी, क्योंकि बात बताऊँ तो मेरे बचपन की, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था और एक बार घर में फैमिली में डिस्कस हुआ और कुछ चीज़ लेने की बात चल रही थी घर में, तो पापा ने एक बार बोल दिया वैसे ही नॉर्मली, बिकॉज अब हमें ना बहुत मिडिल लोअर क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उस टाइम पापा बहुत स्ट्रगल करते थे। सो उस टाइम पे पापा ने एक बार बोल दिया मुझे कि बेटा ये चीज़ तो तेरे लिए मैं नहीं ला सकूँगा, एक बार मार्केट में जाके पैसा कमा, तुझे पता चला पैसा कैसे कमाते हैं। लग गया दिल पे मुझे तो वो चीज़। फिर उस टाइम पे लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था, अभी तो शायद कम हो गया। उस टाइम पे घर घर जाके लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लिफ्ट भी नहीं थी फ्लैट्स में, तो उस टाइम पे वो चीज़ मुझे छू गई कि साला ऐसा भी होता है कि पैसा कमाना इतना टफ होता है क्या। तो लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन की कई ऐड मैंने पढ़ी कि लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बंदा चाहिए, तो मैं अप्लाई कर दिया। स्कूल जाता था मॉर्निंग में, स्कूल में मैं मॉनिटर था,
एज अ जीएस, रैंकर भी था। स्कूल से आने के बाद खाना खा के दोपहर को मैं ये लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने चला जाता था। 3 घंटा 4 घंटा 4 घंटा जाने का मुझे सिर्फ उस टाइम पे 30 रुपीज़ मिलते थे। 30 रुपीज़ वो मिलते थे। आने के बाद जब हमारी ही सोसाइटी के अंदर एक स्टोर था, मेडिकल स्टोर, तो वहाँ पे मैं 3 महीने जॉब भी की। 3 महीने का मतलब 1 महीने की सैलरी वहाँ पे डिसाइडेड थी 1000 रुपीज़। काम क्या था मेडिकल स्टोर पे? मेडिकल स्टोर पे मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश भी पावरफुल करना था, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ज़्यादा यूज़ मेडिकल स्टोर पे ज़्यादा होता है। मतलब मेडिसिन का नाम रटना, पढ़ना, बोलना। सो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। पर उसके लिए बहुत कुछ था कि जैसे वो बोले कि चलो जा चाय ले आ, तो चाय ले आना, झाड़ू पोछा लगाना, तो वो भी कर लेता था मैं, क्योंकि नीड थी कुछ सीखने की, नीड थी पैसे की। और सोसाइटी के अंदर था तो सोसाइटी के मेरे सारे फ्रेंड क्रिकेट खेलते थे, कुछ ना कुछ गेम्स प्ले करते रहते थे शाम को, और मैं उस टाइम पे मेडिकल स्टोर पे झाड़ू लगाता था, मैं चाय लेने जाता था। तो एक चीज़ चुभती थी दिल में कि ऐसा भी होता है कि चलो कुछ चीज़ों के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बट था कि नहीं कुछ करना है। तो ऐसे ही मैं 10th तक आया। 10th में भी मैं रैंकर रहा 89% के साथ। पर पापा ने ये चीज़ देख ली कि इसने जिस दिन से डिसाइड किया है ना कि मैं पैसा नहीं छूँगा, उस दिन से मैंने पैसा छूना बंद कर दिया। तो मेरी स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, बहुत कुछ मैं अपने आप से ही करता था। हाँ, लाइफ में करना बहुत कुछ अलग था, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि मैं सबसे बड़ा घर में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो करना था वो नहीं कर पाया। पर जो स्टडी वगैरह करना था वो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट किया। और जब मैं F5 में आया था तब मैं मीडिया में एंट्री करने के लिए, जब किसी ने मुझे सजेशन दिया ये चीज़ का कि एडवर्टाइजिंग कलेक्शन करो पहले, तो मैं एडवर्टाइजिंग कलेक्शन में घुसा। तो 5000 सैलरी पर मंथ की, मैं घुस गया अंदर। कहीं से सजेशन मिला कि ये है तो इसके साथ न्यूज़ कलेक्शन करो, तो न्यूज़ कलेक्शन स्टार्ट किया। कहीं से सजेशन मिला कि खुद का पेपर करो, तो खुद का वीकली न्यूज़पेपर मैंने स्टार्ट किया। फिर लगा कि नहीं, वीकली से तो मेरा हो नहीं रहा है, मुझे बढ़ना तो आगे ही है, वो डिसाइडेड था। फिर मैंने डेली पेपर कन्वर्ट किया। डेली में करने के साथ एक टाइम आया कि जब अच्छी मीडिया कवरेज, मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाने का चांस मिला, तो वहाँ से सेलिब्रिटी के साथ कोऑर्डिनेट हुआ। PR के साथ अच्छा सा रिलेशन बाउंडिंग बनाया मैंने, और गुजराती सेलिब्रिटीज है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, मॉडल्स है, अच्छा से बाउंडिंग बना, अच्छे रिलेशन सब जगह पर डेवलप किए मैंने। तो अभी एक टाइम ऐसा है कि जहाँ पे मैं एक न्यूज़ चैनल भी चला रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर भी चला रहा हूँ सालों से, एक खुद की एम्पायर भी मैंने खड़ा कर दिया है कि जो एक 1 BHK के फ्लैट में रहता था, वहाँ से एक अच्छा सा फ्लैट में रह रहा हूँ, खुद की जगह है, खुद की ऑफिस है। और साथ में मैंने लास्ट 15 ईयर्स से मैं एक मेरी कंपनी है जिसके बारे में मैं बताऊँगा, ओम वेलनेस करके मेरी ब्रांड का नाम है, ओम वेलनेस लाइफ केयर कंपनी है मेरी। तो वहाँ पे मैं लास्ट 15 ईयर्स से मैं लोगों की मतलब ब्लेसिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं, जैसे वहाँ पे एवरीडे करीबन 150 to 200 पीपल्स आते हैं, जहाँ पे मैं लोगों को फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट देता हूँ, और विदाउट मेडिसिन, ऑपरेशन, सर्जरी मैं लोगों की बीमारियाँ ठीक करता हूँ। जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी, लीवर, बैक पेन, नी पेन, थायराइड, माइग्रेन, कोई भी बीमारी हो गई। क्या मेथड है? हाँ, वो मेथड है एक कोरियन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बेस एक मेथड है। जैसे मसाजर चेयर है, मसाजर बेड है, ऐसी मैट है हमारे पास। आपने सुना होगा एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, नेगेटिव आयन, FIRS, मोक्सिब्यूशन, हीटिंग, कायरोप्रैक्टिक, ये सारी सिस्टम जो है अलग अलग कंट्री की जो फेमस सिस्टम है, मसाज है। तो ये सिस्टम हमारे वहाँ बाय इंस्ट्रूमेंट मिलती है। आप मैन्युअली आपने देखा होगा कि कहीं पे जाओ तो मसाज करता है बंदा, ठीक है। आपने देखा होगा कि चलो एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर के पॉइंट चार्ज कर से बाय थंब, बाय फिंगर,
बट हमारे वहाँ ये सब चीज़ जो मिलती है वो बाय इंस्ट्रूमेंट मिलती है। यस, 100%। सो और हमारे वहाँ बीमारी भी क्योर करने का रेशियो जो है आउट ऑफ 100% है। जितने भी लोग आते हैं जो भी बीमारी लेके आते हैं वो अपनी बीमारी ठीक करके जाते, तो उसमें ब्लेसिंग भी अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे हमने बहुत लोगों की बीमारियाँ ठीक की है, ब्लेसिंग भी इतने मिलते हैं। मेरा मीडिया का भी ये अच्छा सा चल रहा है, मेरा इवेंट का भी चल रहा है। हम नवरात्रि वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, 30+ डांस पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, और बस ये भगवान की मेहरबानी है, मेरे महादेव की मेहरबानी है। परफेक्ट। Dipping dive into your PR relations. जब कोई आर्टिस्ट होता है, आप कोऑर्डिनेट करते हैं कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए या कोई मूवी के लिए या कोई पर्टिकुलर प्लेस के लिए, कोई ऐसी अतरंगी कोई डिमांड रखता है कोई आर्टिस्ट कि मुझे ये चाहिए जो अतरंगी हो, नॉर्मल डिमांड ना हो, अतरंगी डिमांड हो? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ है कि उसकी डिमांड ये होती है कि चलो प्लेस वेन्यू ऐसा होना चाहिए या टाइम ये होना चाहिए, इस टाइम पे इतना मीडिया होना चाहिए, या उस टाइम के दौरान जैसे कोई और सेलिब्रेशन ना होना चाहिए और अपना एक्सक्लूसिव होना चाहिए। बस यहाँ तक मेरे साथ तो हुआ है, आगे मुझे नहीं पता है। बॉलीवुड से आप किस के साथ जुड़ चुके हैं अभी तक? बॉलीवुड से मैं डायरेक्टली तो ऐसे कोई सेलिब्रिटी के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू वगैरह मैंने किया हुआ है। बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ मेरे फोटोज़ भी है, बहुत सारी सेलिब्रिटी को मिला हुआ भी हूँ मैं। हाँ, पर सेलिब्रिटी जो कोऑर्डिनेट करते हैं बॉलीवुड की, उनके साथ मैं अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। कि जो उनके मैनेजर्स है, उनके जो PR है, उन सब से जुड़ा हुआ, मुंबई से, गुजरात से, सब जगह पे। क्या क्या अरेंजमेंट लगती है? इफ़ आई एम टेलिंग यू कि आपको कोई एक आर्टिस्ट को लाना है मुंबई से, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है? इन्वॉल्व में रहता है जैसे उनका स्टेइंग हो गया, फूड हो गया, बाउंसर्स हो गए, उनके लिए कार प्रोवाइड करना हो गया, उनके लिए होटल्स वगैरह स्टेइंग का हो गया, क्या इवेंट के लिए आए वो प्रॉपरली जानना ज़रूरी है। उस इवेंट के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी पड़ती है हमको। ऑडियंस कितनी रहेगी, तो वो सब उनको डेटा अच्छे से देना पड़ता है, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को कोई इश्यू हो या कोई ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम हो। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है? हुआ है, पर हमने जहाँ भी इवेंट वगैरह किया है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और स्पेशली मैं तो ये सोचता हूँ कि, और मेरा ये सजेशन भी है पर्टिकुलर, कि जहाँ पे भी जितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट हो ना, उससे बस माइनर मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा लेके आप चलो। जैसे मैंने कई नवरात्रि में भी ये चीज़ देखी, हम इतने टाइम से नवरात्रि कर रहे हैं, तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। हमारे जैसे पार्टी प्लॉट या फार्म पे कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे 6000 पीपल्स प्ले द गरबा, या ना, सो हम पासिस सेल करते हैं ओनली 8000। ओके, कि चलो 2000 पीपल्स तो क्या होता है, फ्लोटिंग होता है, आता है जाता है रहता है। पर कई जगह पर ऐसा होता है कि जैसे 5000 की कैपेसिटी है और उन लोगों ने पासिस मार्केट में सेल कर दिया 10,000 12,000, तो वहाँ पे सिचुएशन 100% आउट ऑफ कंट्रोल होगी। राइट होता है जी। ये जो आप गरबा या नवरात्रि अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी के, आपने पास में भी किया होगा, आगे भी करते रहेंगे। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल इसमें ये हमारा तो देखो ये है, लोगों का कई अलग अलग डिफरेंट परसेप्शन होते हैं। यू नो कि कोई ऐसा होता है कि कोई फाइनेंशियल इनकम के लिए करता है, कोई ऐसा होता है नाम बनाने के लिए करता है। पर पास्ट में मैं कई जगह पर जुड़ा था एज अ मीडिया पार्टनर। फिर अब हम कर रहे हैं अपना खुद का ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ है कि हमको लोगों को कुछ ऐसा यूनिक देना है जहाँ पे आके उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिले, अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे आए गरबे खेलने। अच्छा, लाइक ऐसा माहौल, ऐसा साउंड, ऐसा आर्टिस्ट, ऐसी जगह,
और ऐसे लोगों से मिलवाना है कि जहाँ पे उनको इतना फील होना चाहिए कि चलो कंजस्टेड नहीं है, ओपन है, अच्छा है, यहाँ पे हमने गरबे प्ले किए, बहुत अच्छा लगा, मतलब कल भी यहाँ आना चाहिए, परसों भी आना चाहिए, लोगों को यहाँ भेजना चाहिए, मतलब उसके दिल से इतना निकलना चाहिए कि अच्छा हुआ हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, बस ये टारगेट है मेरा। तो कोई यूनिक चीज़ क्या होगी? यूनिक चीज़ होती है, किसी भी जगह पर जाओ ना तो यूनिक चीज़ में सिर्फ 2 चीज़ होती है, क्वालिटी एंड सर्विस। ओके, मेरे हिसाब से तो वो क्वालिटी हम देने वाले हैं, ऐसी जगह हमने सिलेक्ट की है, वो क्वालिटी भी हम देंगे। ऐसा रील जोन्स भी हम क्रिएट करने वाला है कि जहाँ पे आके लोगों को लगे कि नहीं ये चलो अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे आ गए, ऐसी रील बनेगी अपनी। सर्विस भी ऐसी मिलेगी, ऐसे फूड स्टॉल भी हमने क्रिएट किए हुए हैं कि लोगों को किसी भी चीज़ की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ मतलब जो भी नेसेसरी उनके लिए होगा वो वहाँ पे उनको मिल जाएगा। आर्टिस्ट भी ऐसे रखे हैं जहाँ पे मतलब आने के बाद मतलब जो गरबे नहीं खेलते या नहीं खेलना चाहते उनके भी एक बार पक्ति रखने लगेंगे कि चलो नहीं आज तो गरबे खेलना ही है। यस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100%। आपने जो अपनी खुद की जर्नी बताई विद स्ट्रगल्स, आपने इतना स्ट्रगल करके ये अचीव किया है, ठीक, कहीं पे भी ऐसा कोई स्टेज पे ऐसा कोई विचार आया कि यहाँ पे छोड़ देना भी ये सब कुछ? छोड़ देना, मैंने लाइफ में 2 चीज़ें तो बहुत छोड़ी हुई है वैसे, कि एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता मैं किसी से, क्योंकि वो दिल को हर्ट करता है, तो वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ है कि सीधा फंडा है मेरा ट्रांसपेरेंसी वाला, उससे मैं सीधा जुड़ा हुआ हूँ, जो भी बात करता हूँ मुंह पे करता हूँ, सामने करता हूँ। इसकी वजह से है ना मेरे एंटी भी मार्केट में बहुत है, मेरे ऑपोजिटर, तो उसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। और बात रही विन और लूज़ की, हार जीत का मैं कभी सोचता नहीं। हाँ, एक चीज़ है, मैं कभी कॉम्पिटिटर का भी नहीं सोचता कि चलो मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे कैसे लाया जाए। नहीं, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना वो बस मेरी क्वालिटी से जुड़े रहे, मुझसे जुड़े रहे, जो मुझे दिल से जानते हैं, जो मेरे साथ बैठने उठने वाले वो मेरा नेचर 100% जानते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि फ्रॉड चीटिंग करना, मतलब जिस टाइम की मैं एक बात करता हूँ, आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे पापा पटाखे की वो सेलर थे, पटाखे का पूरा स्टॉल लगा के बैठे थे मेरे पापा। तो उस टाइम पे मतलब किसी के लिए बहुत टफ होता है स्कूल में मॉनिटर होना, 9th स्टैंडर्ड की बात करो, 9th 10th की, स्कूल में मॉनिटर होना, रैंकर होना, स्कूल में हक जताना कि चलो ऐसे नहीं, ये करना ये करना ये करना है, और स्कूल के नीचे पटाखे बेचना। मतलब वही स्टूडेंट जिसको आप स्कूल में अच्छे से ट्रीट कर रहे हो वही स्टूडेंट आपको बोलेंगे कि चल ये 20 रुपये का पटाखे दे, मुझे ये दे, 50 रुपये का ये दे। तो वो भी मैंने किया हुआ है। मतलब मेरे लिए ऐसा है कि जो बंदा अच्छे से ज़मीन पर बैठ सकता है ना वही उड़ान भर सकता है, वो चीज़ है मेरी। परफेक्ट। तो मैंने उस टाइम पे पटाखे सेल कर रहा था, तो उस टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं आज से 20 साल पहले, जहाँ पे 500 रुपये की वैल्यू थी करीबन 5000 जितनी। यस। तो एक बंदा पटाखे लेने आया और पटाखे लिए, और लेने के बाद जो जैसे साइकिल चला के जा रहा था तो उसकी 500 की एक नोट गिर गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मेरे साथ बैठा था, मयूर अपना तो काम हो गया, देख 500 की नोट गिरी, अपना तो मिल गया, अपना तो जलसे करेंगे। मैंने उसकी बात सुन के तुरंत भागा, 500 की नोट ली, जो साइकिल लेके आगे चला गया था उसके पीछे दौड़ के उसको मैंने दे दी। मैंने बोला कि भाई आपकी, क्योंकि ये खुशी का माहौल हमारे लिए होता लेकिन उस घर में दुख का माहौल होता, तो वो सोच भी अपनी होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। Right. ये सोच अपनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ पे मैं बिलीव ज़्यादा करता हूँ कि जो भी करो कुछ ऐसा करो कि हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो। अपनी खुशी के लिए किसी की बर्बादी ज़रूरी नहीं है, खुशी तो ऐसे भी मिलती है, किसी विदाउट मतलब कुछ लॉस किए हुए भी खुशी मिल सकती है। तो वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। न्यूज़ और मीडिया का जो बिजनेस है वो बेस्ड रहता है बाइट्स पे। जैसे आपकी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिली या कुछ न्यूज़ मिली तो आप उसको रन करेंगे, ठीक है। तो उसका बिजनेस मॉडल चलता है एडवर्टाइजमेंट के। तो एडवर्टाइज मिलेगी आपको, देन यू कैन जस्ट फाइनेंस एवरीथिंग। कभी ऐसा हुआ है कि विदाउट एडवर्टाइजिंग यू आर जस्ट रनिंग योर एजेंसी फॉर 6 months? बहुत टाइम हुआ ऐसा। जैसे
आप तो एडवर्टाइज की भी बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊँ कोरोना की बात, जो सबके लिए ख़राब पीरियड था, मेरे लिए तो बहुत ख़राब पीरियड था, क्योंकि मेरा तो चल रहा था मीडिया का भी और मेरा तो चल रहा था हेल्थ ट्रीटमेंट का भी। अभी हेल्थ ट्रीटमेंट वाला बिजनेस था कि जो मैं फ्री में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मेरी 6-7 ब्रांचें थी, तो सबका रेंट, सब जगह का स्टाफ, ट्रीटमेंट फ्री में, रोज का 150-200 लोगों का क्राउड, पर क्राउड को इकट्ठे तो होने नहीं देते थे कोविड में, तो बंद। तो कल ओपन होगा ऐसा करके मैंने 2 साल निकाले थे, और 2 साल में निकालने के लिए मैंने सब जगह पर रेंट भी पे किया, सब स्टाफ को सैलरी भी मैंने पे की। मैंने उस टाइम पे बहुत लोगों ने ये मुझे रिव्यू दिया था कि स्टाफ को छोड़ दो। मैंने बोला स्टाफ की उम्मीदें कितनी टूट जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे कोई जॉब पे नहीं रखेगा उसको, कोविड का टाइम है, भले उसको पूरी सैलरी ना दे पर 50% सैलरी देंगे तो उसका खर्चा भी निकल जाएगा। तो मैंने किसी भी स्टाफ को छोड़ा नहीं था। हाँ, उस टाइम पे मेरा ड्रीम हाउस था जो मुझे सेल करना पड़ा था, तो मैंने ड्रीम हाउस सेल कर दिया था, और कोविड के टाइम पे, और 2 साल के लिए मैं रेंट पे रहा था। तो वो मेरा सबसे बैड पीरियड था। और उस टाइम पे बात करें मीडिया की, तो एडवर्टाइजिंग वगैरह भी नहीं थी। वो टाइम पीरियड था जो आप पूछ रहे हो कि वहाँ पे एडवर्टाइज नहीं थी और उसको सर्वाइव करना था। बहुत सारे लोग थे जो न्यूज़पेपर प्रिंट करवाने की जगह सिर्फ PDF बना रहे थे, पर मैंने बहुत, मतलब मैं मेरी कंटिन्यूटी में था, मैंने कुछ मेरी चेन ब्रेक नहीं की थी। हाँ, चेन एक जगह ब्रेक हुई थी, जो प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हुआ था कि मेरा ड्रीम हाउस मुझे सेल करना पड़ा था। मैं सेल कर दिया था, 2 साल रेंट पे रहा था। 2 साल रेंट पे रहने के बाद फिर से अगेन कोरोना क्लियर होने के बाद फिर मैं अपनी ग्रिप में आ गया, फिर वैसा का वैसा फ्लैट मैंने दूसरा ले लिया। सो अगेन रूटीन कंटिन्यू में आ गया फिर से। कैसा लगता है कि एक चीज़ जो आपसे बहुत ही करीब है, आपका ड्रीम है, वो बेचने के बाद फिर से वही चीज़ अचीव करना? देखो, लाइफ में तो ऐसा है, जिग जैग तो होना ही चाहिए। जैसे कोई भी सेलिब्रिटी ले लो कि 2 मूवी अच्छे गए तो 2 खराब भी जाते हैं, और उसमें अगर वो डिप्रेशन में आ गए तो 2 आगे वाले अच्छे नहीं जाएंगे। यस। तो अपना ऐसा है कि सोच बना के वही रखनी है कि 2 गलत हुआ, 3 गलत हुआ, 4 गलत हुआ, कोई बात नहीं, 5वां तो अच्छा होगा ही होगा, जो आगे के 4 की पूरी का पूरी रिटर्न हमको दे देगा। ऐसा मेरा सोच है। तो मैं भी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अभी भी जैसे मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट की कंपनी है, तो मैं उसमें भी जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जो मेरे वहाँ जॉब करते हैं, तो मेरा टारगेट वही रहता है कि स्टाफ ना रहे, स्टाफ को इतना मैं रेडी करूँ कि स्टाफ को मैं एक ऑनर का लेवल पे बिठा सकूँ। तो वो भी लाइफ में याद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अच्छा। तब जाके हम यहाँ पे आए हुए हैं। यस। और जिसने भी हाथ पकड़ा हुआ है ना, वो बंदे को हम कभी भूलते नहीं है, चाहे कितना भी गलत कर लेगा ना, पर दिल में उसके लिए तो एक जगह पक्की है। तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि किसी ना किसी का तो दिल, मतलब ज़्यादा कुछ ना कर सके तो कुछ नहीं, पर जितना हो सके उतना किसी का हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाना चाहिए, ताकि वो अपने को लाइफ में याद रखे। क्योंकि मेरी एक सोच है, जो मेरे हर एक स्टाफ मेरे वहाँ पे जॉब पे आता है ना, तो मैं उसको एक चीज़ सिखाता हूँ कि बेटा, तुमने देखा होगा कि कहीं पे भी जैसे आप शादी में जाओ ना, शादी का अभी आप देखो, गुजराती के अंदर एक चीज़ है कि कहीं भी मतलब इनविटेशन कार्ड भेज दिया ना, घर में 3 बंदे हैं ना, और इसमें लिखा होगा कि चलो 2 पर्सन, दो व्यक्ति, तो वो बंदा क्या करेगा कि चल ना 2 व्यक्ति ने कीधું છે ને આપણે 3 जता रही है। यस, होता ही है। 2 को बोला है ना, 3 चले जा रहे, 1 के लिए कहाँ खाना बनाया वो, और वहाँ पे कौन गिनने वाला है। यस। तो वैसे 3 लोग चले जाते हैं। एक चीज वो भी उसके सामने नोटिस करो कि कोई बंदा एक्सपायर्ड हो गया है, जिसका बेचना वगैरह चल रहा है, 2 दिन के बाद, तो बोलेंगे कि पापा आप फ्री हो ना, आपको कुछ नहीं, मेरे तो ऑफिस जाना है, इसको भी ये काम है घर का, आप फ्री हो ना, एक काम करो ना, आप चले जाओ ना, आप चले जाओगे ना तो सब घर का आ गया, समझ लेना। यस। ये जो मेंटालिटी है ना, वो मेरे दिमाग में छप गई है। तो सोच मैंने ऐसी बनाई है कि लाइफ के अंदर ऐसा वर्क करना है, ऐसा मुकाम हासिल करना है, रिलेशन लोगों को, मतलब ठीक है, जो अपने को पहचानते हैं अच्छे से, तो उनको पता है कि ये मुंह पे बोलने वाला बंदा है, बोलेगा सच बोलेगा। सच जिसको पसंद नहीं, वो मेरे साथ कभी बैठता नहीं है। तो जिसको भी पसंद है ये चीज़, तो एक ये है कि जैसे अपने भी लाइफ में देखो, जिंदगी मिली है तो मरना तो है ही सबको, पर इतना होना चाहिए कि अपने जब कहीं दुनिया छोड़ के जाए ना, तो अपने घर पे ऐसा आना चाहिए लोग कि भाई इसके घर, इसके वहाँ है ना बैठने के लिए, अपने अकेले जाएंगे ना, नहीं चलेगा।
सबको इसने तो पापा तुम्हारा भी इतना हेल्प किया है, मम्मी तुमको भी इतना सपोर्ट दिया है, मेरे बेटे को भी एडमिशन इसने करवाया है, मेरे को यहाँ पे ये सपोर्ट किया है, ये है वो है, हम सबको जाना पड़ेगा। तो ये सोच बना के मैं चल रहा हूँ और मेरे स्टाफ को भी मैं यही सिखाता हूँ कि लाइफ के अंदर वर्क करो तो ऐसा करो कि लोगों को एक चीज़ याद रह जाए कि नहीं ये है ना, ये तो काम करेगा ही करेगा पक्का। ऐसा। ग्रेट ग्रेट। ये जो मेंटालिटी है ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बिल्ड हुई है, ये पहले से नहीं है, ये पहले से। ठीक है। ये मेंटालिटी से आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हो? ऐसा कुछ टारगेट मैंने डिसाइड नहीं किया, पहली बात। हाँ, इतना है कि करूँगा तो आगे ही बढ़ूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बात बताई कि जैसे मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ एडवर्टाइज कलेक्शन का स्टार्ट किया था, वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा। हेल्थ ट्रीटमेंट की बात बताई तो मैंने सिर्फ एक ही ब्रांच पहले ओपन की थी घाटलोडिया के अंदर, उसके बाद मैं गुजरात का हेड बना। अभी मैं पूरा इंडिया के अंदर भी ब्रांचेस डेवलप करने का वर्कआउट कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ होती है ना, उसमें अगर आप सक्सेस होते जाओगे तो कुछ ना कुछ नया तो आपको यूनिक मिलने वाला ही है। जैसे इवेंट की बात कर रहा हूँ तो इवेंट में अब तक सिर्फ एज अ मीडिया पार्टनर मैं सबके साथ जुड़ रहा था। आज मैं जो इस बार नवरात्रि करना चाह रहा हूँ तो एज अ ऑर्गेनाइजर करना चाह रहा हूँ, तो लोगों का भी सपोर्ट, मेरे जो पार्टनर है उन लोगों का भी सपोर्ट इसमें यूनिक है। मैंने बोला ना कि हाथ पकड़ने वाला मजबूत होना चाहिए। हाथ पकड़ने वाला अगर मजबूत है तो आप साथ चलने के लिए कहीं पे भी रेडी हो जाओगे। आपको संभालने वाला मजबूत होना चाहिए। तो बस यही चीज़ है कि आगे भी बहुत कुछ सोचा हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि जहाँ पे लोगों के दिमाग में और दिल पे अपनी छाप छूट जाए। कोई एक चीज़ में तो एक ही मैंने डिसाइड की हुई है कि बस लोगों की भलाई करनी है, अच्छा कुछ ऐसा करना है कि जहाँ पे लोग, मैंने बोला ना कि लोगों का सेटिस्फेक्शन है ना वो बेस्ट है। क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर कुछ भी चीज़ है ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो पैसे दे के खरीदी जा सकती है ना, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो शर्म में लोग अच्छा बोल देंगे, पर हमको ना शर्म चाहिए ना पैसा देना पड़े। करना ऐसा है कि सामने वाला दिल से बोले नहीं साला मज़ा आ गया यार, बस ये चीज़ करनी है, ये अपनी ख्वाहिश है बस। तो ये जो आपका फील्ड है मीडिया एजेंसी एंड पीआर मैनेजमेंट और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, ये फील्ड में अगर कोई आना चाहता है एज अ फ्रेशर और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कैसे कर सकता है? अभी तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। और दूसरा मैं तो कहूँगा कि कोई भी चीज़ में आने के लिए एजुकेशन और कोर्स से बेटर है एक्सपीरियंस। जैसे मेडिकल फील्ड हो गई, जैसे साइंस की फील्ड है, मैं हूँ कॉमर्स से, MBA किया हुआ है मैंने, फिर भी मैं अभी थेरापी सेंटर चला रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस बोलता है आपने कितना उस पर वर्कआउट किया हुआ है, कितना आप ध्यान लगा के सीखते हो। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी मिलते हैं मुझे कि सर इसमें आगे बढ़ना है तो कैसे, तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि एज ए एंकर बढ़ना है आगे, या एज आप इंटरव्यू ले पाओगे नहीं ले पाओगे। रोज़ का इंटरव्यू के लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। जैसे पता चला सेलिब्रिटी का रात को आज 8 बजे एयरपोर्ट पे आ रही है तो वहाँ पे पहुँचना। तो एक होता है कि जैसे आप कोई भी है तो उसको ना टाइमिंग का बाउंडिंग वगैरह रखना पड़ता है, और दूसरा है कि उसको थोड़ा बोलने की वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि सबसे बेटर और सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज़ को है ना एक्सपीरियंस के अंदर बनाना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये बनना है, तो उसका एक्सपीरियंस स्टार्ट करो, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ो, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बंदा भी खुद की न्यूज़ चैनल या खुद का न्यूज़पेपर खड़ा कर सकता। तो एक्सपीरियंस इज़ द की टू सक्सेस। ये केस में पर्टिकुलरली जहाँ पे आपका कोई मतलब क्या होता है कि एक कोर्स होता है, आपने जो कोर्स बताया PR एंड मीडिया जगह जो भी कोर्स है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द कोर्स, वो कोर्स में होता है कि एक आपको काम कैसे करना है एंड व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, राइट। लेकिन जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि मैं नेक्स्ट पर्सन से कम्युनिकेशन कैसे करूँगा, क्या क्वेश्चन पूछूंगा और क्या आंसर मिलेगा नेक्स्ट, वो आंसर के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कैसे करूँगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ये पूरे फील्ड में मीडिया और एजेंसी PR और वॉट एवर इट इज़, ये पूरे फील्ड में एक चीज़ प्रोमिनेंट है जो होता है आपका टाइम, आपका डेडिकेशन। 100%। ठीक है, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप ये फील्ड में आगे नहीं जा सकते। और कोई खास चैलेंज आपने जो कोई फेस की हो पर्टिकुलरली ये फील्ड में?
नहीं, वैसे तो कोई चैलेंज फेस नहीं किए मैंने, बट हाँ मतलब एक चीज़ है कि आप जितना लर्निंग करोगे ना उतना कम है इसमें। मतलब जितना भी सीख लो ना आप, जैसे मैं तो बात कर रहा हूँ, जैसे मेरी वेब चैनल है और मेरा डेली न्यूज़पेपर है, पर जो इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे इतना पता चलता है कि जैसे ये टीवी चैनल्स वगैरह चलती है तो वो कैसे मेंटेन करते होगे, कितना स्टाफ होगा, कितना मेंटेन करना उसके लिए टिपिकल होता है, वो मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ। अपने जैसे ऑडियंस है ना तो घर पे आराम से चलो ये न्यूज़ मिल गए, आराम से देख लिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो जो एज अ मीडिया पर्सन कितना स्ट्रगल करते हैं लोग। तो बारिश के अंदर जाना, जैसे अर्थक्वेक था तो वहाँ का रिपोर्ट लेने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल के जाना, तो ये एक मीडिया पर्सन की एक जो बोलते हैं ना फेसिंग जो मूवमेंट, ये है कि वहाँ पे जाके वो न्यूज़ कवरेज करना, ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुँचता है, आपको अच्छा लगता है कि ये न्यूज़ चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया, पर ये उस न्यूज़ चैनल का जो रिपोर्टर्स है, वो मीडिया के जो बंदे हैं, वो कितनी चैलेंजेस फेस करते हैं, कहाँ तक मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के वो कलेक्ट करना चाहते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, वो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। आपने भी ये बहुत किया है? हाँ मैंने किया है, जैसे कोरोना के अंदर मैंने किया है कि कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे गिनानी नहीं चाहिए, जो कुछ अच्छा काम हो ना वो गिनाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। कोरोना के अंदर जैसे मेरी गाड़ी अलाउड थी एज अ मीडिया पर्सन और मैं फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता था। मैं 16 डिवीज़न से सिविल डिफेंस में भी हूँ, तो उसमें भी मैं वर्क करता हूँ। तो उस टाइम पे लोगों के घर तक, गरीबों को जो खाने नहीं मिलता था क्योंकि लेबर वर्क सब बंद था, तो खाना पहुंचाना मैंने काम किया हुआ है। तो 2 बार तो मुझे कोरोना भी हो चुका था, पर मैंने सबको खाना देने का काम मैंने बंद नहीं किया था। मैं कार लेके किसी को इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो कार लेके जैसे हॉस्पिटल पहुंचाना हो या एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाना, तो मैंने वो भी किया हुआ है कोरोना के पीरियड में। तो ये एक लोगों की नज़र में क्या है पता नहीं है, मेरी नज़र में तो ये है कि ये बंदे की एक वहाँ जाके जो सुकून फील होता है ना कि अच्छा हुआ ये मिल गया। मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अभी के ज़माने में वो बहुत नहीं करना चाहिए, पर एक टाइम था वहाँ पे जहाँ पे एक बूढ़े आदमी या ओल्डर एज वाले आंटी या दादा दादी जैसे अपने खड़े रहते थे और उनको बसेस वगैरह नहीं मिलती थी, तो उसको एक लिफ्ट देते थे हम। तो लिफ्ट से जैसे आपने लिफ्ट दी कुछ 2-3 किलोमीटर्स की, और वो जैसे उतरते ना, बेटा सुखी थजे, एक जो उसका वर्ड्स निकलता है ना वो दिल को छू जाता है। और इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी चोरी लूटपाट वगैरह इससे ही बढ़ गए तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पर एक है कि ये मैं बिलीव करता हूँ। राइट, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत सारी चीज़ें बेबाक तरीके से बताई है। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि किसी को भी बिलीव हो जाए। अगर सेल्फ मेड पर्सनालिटी की बात करें तो सेल्फ मेड पर्सनालिटी क्या होती है? जो खुद के एक्सपीरियंस से खुद सीख के खुद ही इम्प्लीमेंट करके आके बढ़ते हैं। 100%। राइट, तो वो मैं आप में देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत सारा ऐसा वर्क किया है कि यू जस्ट मेड योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर माइंड मैपिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सर।